Bismillahirrahmanirrahim. Hello, welcome back to my channel. Today we are discussing the previous topic, that is microwave spectroscopy. So what was microwave spectroscopy that we discussed in the previous video? That we have, when we have a sample, radiations fall on that sample and it can make a rotation, or it can मेक दी मॉलिक्यूल्स टू रोटेट. हमारे पास जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट था वो ये था कि हमारे पास मॉलिक्यूल कैसे रोटेट होता है. रोटेट मींस हाउ टू चेंज डाइपोल मोमेंट. डाइपोल मोमेंट का चेंज होना कैसे होता है कि व्हेन लाइट फॉल ऑन द सैंपल इट कैन रोटेट बाय चेंजिंग द डायरेक्शन. हमारे पास रोटेशन में डायरेक्शन चेंज हो रही है, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस या पोलैरिटी जो है वो मैग्नीट्यूड चार्ज का वो चेंज नहीं हो रहा. सो अगर हमारे पास HCl की एग्जांपल हमने प्रीवियस लेक्चर में ली थी, तो इसमें हम ये कहते हैं कि लेट्स सपोज इफ़ वी हैव अ सैंपल ऑफ लिक्विड, इफ़ वी हैव अ सैंपल ऑफ सॉलिड, देन व्हाट विल हैपन इन द माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी. अब हमारे पास जो है अगर हम लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड में हमारे पास एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है कि इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस होती हैं. किसमें? लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में कहीं ना कहीं हमारे पास एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, बॉन्डेड होते हैं. ठीक है. सॉलिड जो होता है, सॉलिड में तो हमारे पास ये होता है कि वहाँ सॉलिड में बहुत ज़्यादा कम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है, हमारे पास बहुत ज़्यादा जकड़े हुए होते हैं, लेकिन यहाँ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे होते हैं. ठीक है. तो ये हमारे पास भी हिंड्रेंस काज करता है कि अगर हमारे पास लाइट पड़ती भी है तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ इतना हिंडर्ड होते हैं कि वो रोटेट नहीं कर सकते. तो इसी की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी जो है इनकी मॉलिक्यूल जो है सैंपल मॉलिक्यूल्स मीन लिक्विड मॉलिक्यूल की और EMR की फ्रीक्वेंसी जो है वो मैच नहीं कर सकती, जिसकी वजह से वो माइक्रोवेव एक्साइट भी नहीं कर सकते, रोटेट नहीं कर सकते, डाइपोल मूवमेंट चेंज नहीं हो सकता और वो माइक्रोवेव इनएक्टिव होते हैं. ठीक है. EMR फ्रीक्वेंसी की एक चीज़ ये है कि हमारे पास EMR फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी जो है वो कोई अलग रेडिएशंस नहीं है या कोई अलग किस्म की नहीं है. इसी में हमारे पास UV, अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड, ये सारी चीज़ें, माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स, ये सारी फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो इसी में आ जाती हैं. ठीक है ना. चलें जी एक बार से पढ़ लेते हैं. इन लिक्विड मॉलिक्यूल्स देयर आर इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन अमंग देम दैट प्रोड्यूस द मोर हिंड्रेंस इन रोटेशन, सो मॉलिक्यूल कैन नॉट एक्साइट एंड देयर फ्रीक्वेंसी कैन नॉट मैच द EMR फ्रीक्वेंसी, सो इन रिजल्ट देयर माइक्रोवेव इनएक्टिव. हमारे पास जो बेसिक था ना माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी का, जो बेसिक थीम थी वो ये कहती थी कि हमारे पास रोटेशन काज होगी. रोटेशन काज किस चीज़ पे होगी कि हमारे पास लाइट पड़ेगी, डाइपोल मूवमेंट चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज होगी. तब डाइपोल मूवमेंट में भी तीन चीज़ों की चेंज होने की ज़रूरत थी कि यहाँ हमारे पास जो है R चेंज हो रहा था, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, यहाँ हमारे पास Q चेंज हो रहा था, चार्ज जो था मैग्नीट्यूड चार्ज का मैग्नीट्यूड जो था, और तीसरा हमारे पास डायरेक्शन थी. ठीक है. डायरेक्शन जो थी वो तो चेंज हो रही थी रोटेशन की वजह से, जैसे हमने ऊपर HCl में प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था. लेकिन हमारे पास जो था यहाँ लिक्विड मॉलिक्यूल में तो ऐसा कोई सीन ही नहीं था, ऐसा कोई बात ही नहीं थी कि वो हमारे पास हिंडर्ड थे कि एक दूसरे के साथ जो है उनकी इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ज़्यादा थी. किस चीज़ से? गैस फेज से. ठीक है. तो हमारे पास माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो गैस फेज पे तो एप्लीकेबल है, लेकिन लिक्विड पे इसलिए नहीं है कि हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो थी वो बहुत हिंड्रेंस पैदा कर रही थी, रोटेशन नहीं हो रही थी, एक्साइट नहीं हो रहे थे मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से वो माइक्रोवेव इनएक्टिव थी. तो हमारे पास जो था वाई सैंपल मस्ट बी इन गैस फेज. अच्छा, एक चीज़ यहाँ लिक्विड का और सेम फॉर यहाँ सॉलिड भी कर सकते हैं कि सॉलिड में हमारे पास जो था वो कम्पैक्ट स्ट्रक्चर था. कम्पैक्ट मीन्स कि हमारे पास बहुत ही ज़्यादा 3D स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो बहुत ही ज़्यादा हमारे पास जकड़े होते हैं ये मॉलिक्यूल्स जो हैं एक दूसरे के साथ, इनमें स्पेस ही नहीं होती, तो वो हमारे पास रोटेट कैसे करेंगे? रोटेट करेंगे तो पूरा क्रिस्टल रोटेट करेगा, और ये चीज़ हमारे पास जो है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी में नहीं है. तो अब हम जो है ये देखते हैं इसका रीज़न कि हमारे पास गैस सैंपल जो है सैंपल गैस फेज में कैसे होना चाहिए. दिस इज़ ड्यू टू इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन हिंडरिंग द रोटेशन इन द लिक्विड एंड सॉलिड. ठीक है. अब वो कहते हैं कि हमारे पास जो है गैस में इसलिए होना चाहिए कि जो हमारे पास लिक्विड और सॉलिड था उसमें वही बात आ जाती है कि वो हिंड्रेंस पैदा हो रही होती है और वो रोटेट नहीं कर रहे होते. तो हमारे पास ये स्पेक्ट्रोस्कोपी चेक करने के लिए गैस फेज जो है वो लाना लाजमी है. ठीक है जी. अब एप्लीकेशंस हम देख लेते हैं. एप्लीकेशन में देखते हैं कि हमारे पास माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी हैज़ बीन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल यूज्ड इन
मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेस में हमारे पास ये इसलिए होती है कि ये वाली टेक्निक किस लिए होती है, ये नॉन डिस्ट्रक्टिव है, इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं है, या हमारे पास बाय प्रोडक्ट नहीं बन रहा होता या जैसे केमिकल्स का वो होता है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक आप लोगों ने इंस्ट्रूमेंट लेना है स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है, और उसी में हमने सैंपल चेक करना है। अच्छा, वो कहते हैं कैन बी यूज्ड फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एंड सस्पेंशन। ये हमारे पास जो है ऑल टाइप ऑफ फेजेस के लिए यूज़ होता है। कैन बी यूज़ फॉर डार्क कलर कंपाउंड्स के लिए भी होता है, ठीक है। अब इसके अलावा जो है microwave spectroscopy has been used in monitoring and control of industrial process such as material with low dielectric के constant के लिए भी होता है, such as plastic हो गया, जैसे glass, ceramics and composite materials, ठीक है। monitoring the drawing process in industry, drawing process के लिए भी होता है। तो यहाँ तक हमारे ये छोटे से जो थे एप्लीकेशंस थी, 2 टॉपिक जो थे ये एप्लीकेशंस के हो गए, और साथ में हमने ये भी पढ़ लिया कि सॉलिड और लिक्विड में कैसे इफेक्ट होता है। तो चलिए जी, आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। प्लीज़ शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।